नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा, वाणिज्य प्रवक्ता, स्टार पेपर मिल्स, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहारनपुर, आप सभी भैया बहनों का इस चैप्टर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे स्टेट बैंक का संक्षिप्त इतिहास, स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य, स्टेट बैंक की पूंजी, उसका प्रबंध, स्टेट बैंक के कार्य, स्टेट बैंक के वर्जित कार्य यानी कि जो कार्य स्टेट बैंक नहीं करता, स्टेट बैंक की सफलताएं और असफलताएं। बैंक का परिचय। आपके सामने जिस संस्थान में रुपए का लेन देन होता है उसे बैंक कहते हैं, यानी कि जहां पर हम रुपए का लेन देन करते हैं उसको बैंक कहते हैं। यह वाणिज्य की परिभाषा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत आवश्यक है कि आज के समय में बैंक शब्द का अर्थ बदल गया है। आपने सुना होगा ब्लड बैंक, आपने सुना होगा आई बैंक। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ब्लड बैंक, जहाँ पर ब्लड को इकट्ठा किया जाता है उसको ब्लड बैंक कहते हैं। जहाँ पर आंखें एकत्र होती हैं उनको रखा जाता है उसको हम आई बैंक कहते हैं, जो अंध व्यक्तियों को लगाई जाती है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि बैंक से अभिप्राय एक कलेक्शन सेंटर से हो गया है, लेकिन हम चूंकि वाणिज्य विषय को पढ़ रहे हैं, वाणिज्य विषय को समझना है, इसीलिए हम इस परिभाषा को वाणिज्यिक परिभाषा के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। यानी जिस संस्थान में रुपए का लेन देन होता है उसे बैंक कहते हैं। वर्तमान में ढेर सारे बैंक भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं, जैसे इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आदि। इन बैंकों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टेट बैंक, इस चैप्टर में हम स्टेट बैंक के बारे में ही पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ये स्टेट बैंक पहले क्या था, पहले स्टेट बैंक का क्या नाम था, यानी इसके संक्षिप्त इतिहास पर हम चर्चा कर लें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतवर्ष में 3 बड़े बैंक हुआ करते थे। इन बैंकों का नाम बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ चेन्नई, उस वक्त में ये बैंक ऑफ मद्रास के नाम से था, और बैंक ऑफ मुंबई। ये 3 बड़े बैंक हिंदुस्तान में काम किया करते थे। इन 3 बैंकों को मिलाकर सन 1921 में एक नए बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम इंपीरियल बैंक रखा गया। यह इंपीरियल बैंक ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक कहलाया। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद यह बैंक विशुद्ध व्यापारिक बैंक रह गया। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पश्चात इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण करने की मांग जोर पकड़ने लगी, और सरकार ने उस बात पर ध्यान दिया, और चलते चलते सन 1954 में एक विधेयक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसको पास कर लिया गया, और 1 जुलाई 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्य विधिवत रूप से करना प्रारंभ कर दिया। इंपीरियल बैंक की जितनी भी संपत्तियां और दायित्व थे, वो सभी संपत्ति और दायित्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिए गए। ये तो स्टेट बैंक के मैंने आपको संक्षिप्त इतिहास की बात की। अब बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य, यानी कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो आपके सामने है बच्चों, निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देश के विभिन्न वर्गों को समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान हों। हिंदुस्तान एक गरीब देश, अनेक प्रकार के, अनेक धर्मों के लोग इस देश में निवास करते हैं। उन सभी वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हों, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, तो शर्त ये रखी गई कि उन
ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी ब्रांचेज मुख्य रूप से खोलेगा और प्रारंभ में 400 शाखाओं को खोलने का लक्ष्य रखा गया। आपके लिए मजेदार बात बताना चाहूंगा कि 400वीं शाखा मुजफ्फरनगर के कांधला नाम के एक कस्बे में खोली गई थी। कुटीर उद्योगों को ऋण देने के लिए, यानी कि ऋण सुविधाएं, जो छोटे उद्योग हैं उनको ऋण सुविधाएं दी जाएं, उनको जितना भी ऋण उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो उसको दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए स्टेट बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोल सकता, इसलिए स्टेट बैंक को यह दायित्व दिया गया कि वह रिजर्व बैंक की नीतियों में सहयोग करेगा और रिजर्व बैंक का ही प्रतिनिधित्व करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सहायता करे, यह भी इसका एक उद्देश्य रखा गया है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनको सहायता करे। सहायता का अभिप्राय यह नहीं कि उनको वह निःशुल्क धनराशि दे, वरन बहुत ही सस्ते दर पर, जैसा आगे भी वर्णित है, सस्ते दर पर उनको ऋण उपलब्ध कराए। सस्ते तथा उदार ऋण प्रदान करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ सके, लोगों में बचत की भावना का विस्तार हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। धन के हस्तांतरण की सुविधा विभिन्न संस्थाओं को दे, विभिन्न संस्थानों के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहे, इसीलिए इस बैंक की स्थापना की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी एवं प्रबंध की चर्चा करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इंपीरियल बैंक का ही नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। प्रारंभ में स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल 200 करोड़ रुपए रखी गई थी, जो वर्तमान में बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई। दूसरी बात करें, स्टेट बैंक की पूंजी का 93% भाग रिजर्व बैंक के पास है और शेष 7% निजी अंशधारियों के पास है। सामान्य रूप से बोला जाता है कि क्या स्टेट बैंक सरकारी बैंक है या यह प्राइवेट बैंक है, तो इसका उत्तर यदि किसी के सामने आपको रखना हो तो आप कह सकते हैं, चूंकि स्टेट बैंक की पूंजी का 93% भाग रिजर्व बैंक के पास है और केवल 7% भाग ही निजी अंशधारियों के पास है, यानी कि एक बहुत बड़ा भाग सरकार के पास में है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह सरकारी बैंक है, परंतु 100% इसका भाग सरकार के पास नहीं है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण सरकारी बैंक नहीं है। फिर भी सरकार पर इसका पूर्ण नियंत्रण है और वर्तमान में इसको सरकारी बैंक के नाम से ही जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध की बात करें, प्रबंध केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा होता है, जिसमें अधिकतम 21 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 2 प्रबंध निदेशक, 7 अलग अलग स्टेट्स के नामी सदस्य, कुछ एक्सपर्ट्स, उनकी संख्या मिलाकर के ये 21 बनती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आपने देखा होगा इससे पहले जो चित्र था उसमें एक बड़ी बिल्डिंग दिखलाई गई थी, वह मुंबई की बिल्डिंग है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। पूरे देश में इसके सहायक मुख्यालय 13 हैं। स्टेट बैंक के कार्यों की बात करें तो स्टेट बैंक के कार्यों को हम 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं। एक रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य और दूसरे व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य है। रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्यों की बात करें तो यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास केंद्रीय सरकार के और राज्य सरकार के दोनों के कोष रहते हैं और जो भी धनराशि का आदान प्रदान किया जाता है एक सरकार से दूसरे सरकार के द्वारा, वह इस बैंक के द्वारा ही किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, यह इसका दूसरा कार्य है। यह चूंकि बैंकों का बैंक है, दूसरे बैंक जो ढेर सारे बैंक देश में कार्यरत हैं, उन बैंकों को भी ऋण प्रदान करता है, उनके सहयोग करने का कार्य भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। समाशोधन गृह का कार्य, क्लियरिंग हाउस,
समय शोधन गृह से अभिप्राय क्लियरिंग हाउस, जो दूसरे बैंक्स होते हैं उनके लेन देनों का निपटारा करने के लिए समय शोधन गृह की व्यवस्था का कार्य भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। और धनराशि का स्थानांतरण, जैसा कि अपने इस नाम से स्पष्ट है, धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही संपादित किया जाता है। व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य, जमाएं स्वीकार करना, इसको आप सभी जानते होंगे। विभिन्न खातों के माध्यम से, बचत खाता, गुल्लक खाता, आवर्ती जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट खाता, इनके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बेहतर जानते होंगे। उन खातों के माध्यम से यह बैंक अपने यहाँ जमाएं भी स्वीकार करता है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को ऋण प्रदान करता है, उनकी जमाओं को वापस भी करता है। इस कार्य को भी स्टेट बैंक करता है। बिलों को भुनाने का कार्य, बिल ये क्या होता है, इसको आप अपर क्लासेस में, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे वहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो बिलों को भुनाने का कार्य भी व्यापारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। और एजेंट के रूप में कार्य, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। लोगों की बहुमूल्य वस्तुओं को अपने यहाँ लॉकर्स में सुरक्षित रखना, ग्राहक की ओर से उसके बिजली के बिलों अथवा इंश्योरेंस किस्त का भुगतान करना, ऐसे कार्यों को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। जहाँ एक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की हमने बात की, वहीं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे कार्यों की भी बात कर लेते हैं जो उसके द्वारा संपादित नहीं किए जा सकते या संपादित नहीं किए जाते। मीन्स कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्जित कार्य। नंबर 1, अंशों की जमानत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऋण नहीं दे सकता। अंश, शेयर्स, इनके बारे में भी आप आगे जाकर बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उन अंशों की जमानत पर किसी भी सूरत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऋण प्रदान नहीं करता। इसी प्रकार से दूसरी बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अंशों, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर्स होते हैं उनकी जमानत पर अथवा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अचल संपत्ति है उसकी जमानत पर भी वह किसी को ऋण प्रदान नहीं कर सकता। निश्चित धनराशि से अधिक ऋण नहीं दे सकता, यानी जो धनराशि किसी व्यक्ति की जितनी गुडविल होती है, जो उससे उसकी चल अचल संपत्ति, उसके आधार पर जितनी उसकी साख बनती है उससे अधिक की साख पर, यानी कि निश्चित धनराशि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तय करता है उससे अधिक ऋण प्रदान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास एक मकान 5 लाख रुपए का है और मैं उस 5 लाख रुपए के मकान को बैंक में गिरवी रखकर किसी कार्य के लिए ऋण लेना चाहता हूं, तो बैंक किसी भी सूरत में 5 लाख रुपए से अधिक ऋण प्रदान नहीं करेगा। तो ये उसके द्वारा वर्जित कार्य में आता है। अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने नाम से कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। केवल और केवल अपने कर्मचारियों के लिए अथवा जिस बिल्डिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्क होता है, मात्र इतनी ही बिल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अचल संपत्ति के रूप में खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त वह कहीं अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। बात करते हैं स्टेट बैंक की सफलताओं की। स्टेट बैंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, तो निश्चित रूप से ये स्टेट बैंक की एक सफलता में शामिल होता है। फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, बैंकिंग सुविधाओं के विकास में सहायक है। आज जिन स्थानों पर दूसरे बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, वहां पर स्टेट बैंक की शाखाएं
अवश्य मिलेगी, क्योंकि यह एक प्रकार से सरकार का बैंक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जहां दूर दराज के इलाकों में दूसरे बैंकों की शाखाएं नहीं होती, वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं मिल जाती हैं। और मज़ेदार बात बताना आवश्यक है कि वर्तमान में पूरे देश में लगभग 24,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं वर्क कर रही हैं। 190 शाखाएं आउट ऑफ इंडिया वर्क कर रही हैं, मोर देन 35 कंट्रीज़ के अंदर, और 24,000 शाखाएं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो देश के भीतर काम कर रही हैं। लोगों में बचत की भावना का विकास, जाहिर सी बात है, जहाँ पर बैंक होंगे, जिस स्थान पर बैंक होंगे, वहाँ दाएं बाएं लोगों में बैंक में पैसा जमा कराने की प्रवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी, और ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उनकी सहायता करता है। प्रारंभ में, वर्तमान में यह सुविधा नहीं है, लेकिन प्रारंभ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घर घर जाकर एक गोलक दिया करता था, जिसको गुल्लक भी बोलते हैं। उसमें लोग अपने पैसे को जमा करते थे। 1 महीना अथवा 2 महीने के पश्चात बैंक का एक व्यक्ति, वो स्टेट बैंक का ही होता था, घर पर आकर उस गुल्लक में से पैसे निकालकर संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा करा दिया करता था। इस प्रकार की व्यवस्था रहती थी और लोगों में बचत की भावना बहुत अधिक बढ़ी, उनको प्रोत्साहन मिला। तो बचत की भावना को विकसित करने के लिए भी हम स्टेट बैंक की सफलताओं में शामिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे उनका जीवन स्तर उन्नत बनता है। आपने देखा होगा, यदि किसी व्यक्ति को स्कूटर, मोटरसाइकिल, टेलीविज़न या फ्रिज की आवश्यकता होती है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वह स्टेट बैंक की ब्रांच में जाकर कम ब्याज दर पर ऋण ले सकता है, और उस ऋण से, उस पैसे से वह अपने घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल ला सकता है, और उस ऋण का भुगतान आसान किस्तों में बैंक को कर सकता है। तो इससे लोगों का जीवन स्तर उन्नत बनता है और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। इसे हम उसकी सफलताओं में शामिल करते हैं। नेक्स्ट, कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। आप जानते हैं, हमारा देश एक विकासशील देश है, यह विकसित देश नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं, तो उन छोटे उद्योगों को, जो कुटीर उद्योग होते हैं, उनको भी पैसे की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है। उस पैसे की पूर्ति के लिए ऋण के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहायता प्रदान करता है और स्वरोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करता है। इसी प्रकार आगे बढ़े, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीमा के क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया है। जैसे अब से पहले लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन, ये आपका जीवन बीमा निगम, ये आपका इंश्योरेंस करता था, और ढेर सारी कंपनियां मार्केट के अंदर आ गईं। उसी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी इंश्योरेंस के फील्ड में प्रवेश किया और काफ़ी तेज़ी के साथ वह इसमें आगे बढ़ रहा है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था, विदेशों से जो पैसा आता है, डॉलर आते हैं, पॉन्ड्स आते हैं, उनको चेंज करना, उस राशि को, उस मुद्रा को एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट करने का कार्य, बदलने का कार्य भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। यह सुविधा सभी बैंकों के पास नहीं है, कुछ बैंकों के पास ही विदेशी विनिमय को, विदेशी डॉलर को, विदेशी पॉन्ड्स को चेंज करने की व्यवस्था रहती है। हाउसिंग लोन, जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं उनके लिए यह मकान बनाने के लिए लोन भी उपलब्ध कराता है। इसकी ब्याज दरें, मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सस्ती दर होती है दूसरे बैंकों की तुलना में। लोगों का विश्वास स्टेट बैंक की ओर ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसकी ओर ज़्यादा खींचते हैं। अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, ट्रेनिंग सेंटर, देश भर में ढेर सारे प्रशिक्षण सेंटर स्टेट बैंक ने खोले हुए हैं, तो उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी स्टेट बैंक करता है। ये जितनी बातें मैंने आपको समझाई, इनको बताने का प्रयास किया, इन सब को हम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सफलताओं में शामिल कर सकते हैं। जहां एक और मैंने आपके सामने स्टेट बैंक की सफलताओं के बारे में बताने का प्रयास किया, वहीं मैं आपको स्टेट बैंक की कुछ असफलताएं जो उसमें त्रुटियां हैं उनकी ओर भी आपको इंगित कराना चाहूंगा। शाखाओं का दोषपूर्ण विस्तार। मैंने अपने उद्बोधन में आपको कहा कि यह सरकारी बैंक है, इस पर सरकार और रिजर्व बैंक का वरद हस्त रहता है। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस स्थान पर चाहे, जहां पर चाहे, वह अपनी शाखा खोल सकता है और उसमें सरकार और रिजर्व बैंक इसकी सहायता करता है। जहां अन्य बैंक पहले से ही कार्यरत हैं, वहां पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शाखाएं खोल ली हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे बैंक पीछे हट गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे बढ़ गया, जो नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों में कार्य के प्रति लापरवाही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करने वाले कर्मचारी, आप यदि बैंक में जाएं, अन्य बैंकों में जाएं, तो तुलनात्मक आपके कार्य के प्रति निश्चित रूप से वो लापरवाह रहते हैं। जिस कार्य को आपके मात्र 10 मिनट में हो जाना चाहिए, उसमें कई बार वह और अधिक समय ले लेते हैं और उनका व्यवहार भी अपने ग्राहकों के प्रति अच्छा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा बैंक सर्वाधिक सफल बैंक है और हम बैंकों के बैंक हैं, लिहाजा हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, न हमें वो निकाल सकता। मैं कर्मचारियों में कार्य के प्रति लापरवाही 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांशतः ऐसा देखा गया है। कुछ कर्मचारी इस प्रकार के भी हैं जो वास्तव में ग्राहक को अपना भगवान समझते हैं और उनका कार्य बहुत तेजी के साथ निस्तारित करते हैं। ग्राहकों के लिए सुविधाओं का अभाव। आज तेजी के साथ बदलती हुई बैंकिंग व्यवस्था में आप बैंकों में चले जाएंगे तो वहाँ पर ग्राहकों के बैठने के लिए उनके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ तक कि टेलीविज़न तक की सुविधाएं ढेर सारे बैंक देते हैं, चाहे वह एसी भी क्यों ना हो, उसकी सुविधा को भी प्रदान करने का कार्य ढेर सारे बैंक करते हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अनेक ब्रांचेज ऐसे हैं जहां पर ये सुविधाएं नहीं मिलती। वहां पर ग्राहकों को जो मूल प्रलेख, जो बैंकिंग प्रलेख होते हैं, वो भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि यह बात सभी ब्रांचेज पर लागू नहीं होती स्टेट बैंक की, लेकिन कुछ ब्रांचेज में ऐसा पाया गया है। उन्हीं के आधार पर मैं ये बात स्टेट बैंक की असफलताओं में शामिल कर रहा हूं। आगे बात करें अपर्याप्त ग्रामीण वित्त। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी तो उस वक्त इसकी स्थापना के उद्देश्यों में यह बात रखी गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा और लोगों का जीवन स्तर उन्नत बनाएगा। हम जानते हैं गांवों में अधिकतर किसान रहते हैं और आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कोषों की कमी नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी ग्रामीण किसान साहूकारों एवं महाजनों के चंगुल से मुक्त नहीं है। वो बैंकों की तुलना में किसी साहूकार अथवा महाजन से ऋण लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे ऋण प्राप्त करने के लिए उनको कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ता। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उनको यदि लोन लेना होता है तो ऐसी कंडीशन में उनको ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। सरकारी कोषों की प्राप्ति, चूँकि यह सरकार का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है, इसके पास सरकार का कोष जो पैसा है वो अनावश्यक रूप से पड़ा रहता है और अन्य बैंकों की तुलना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोष में भारी वृद्धि हुई है। इस अध्याय में हमने जो सीखा, स्टेट बैंक का संक्षिप्त इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका नाम पहला इंपीरियल बैंक था। स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्यों की चर्चा की
कि वो कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनके कारण से स्टेट बैंक की स्थापना करनी पड़ी, उसके बारे में आपको बताने का कोशिश किया। स्टेट बैंक की पूंजी, प्रारंभिक पूंजी 200 करोड़ रुपए थी, उसके बाद जिसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया, ये मैंने आपको बताया। प्रबंध के बारे में बात की कि स्टेट बैंक का प्रबंध केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा होता है और इसके कुल सदस्यों की संख्या 21 होती है। स्टेट बैंक के कार्यों की बात की, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। स्टेट बैंक के वर्जित कार्य यानी कि कौन कौन से कार्य स्टेट बैंक के द्वारा नहीं किए जा सकते, उन पर मैंने विस्तार से आपके साथ चर्चा की। स्टेट बैंक की सफलताएं, स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसको बताया, और स्टेट बैंक की असफलताएं, इसमें नौकरशाही का बोलबाला रहता है, ऐसा मैंने आपको इस अध्याय में बताने का प्रयत्न किया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मुंबई की, पहले इसको बंबई बोला जाता था, मुंबई की बिल्डिंग है और यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय मुख्यालय है। तो यानी केंद्रीय मुख्यालय बंबई में है, ध्यान रखने वाली बात। इस अध्याय में मैंने जो कुछ आपको बताया उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त इतिहास। इसका प्राचीन नाम इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 3 बैंकों को मिलाकर के की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। तो ये उसका संक्षिप्त इतिहास है, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन कीजिए। वे कार्य जो मैंने आपको बताया उनका वर्णन करना है आपको। स्टेट बैंक के कार्य, स्टेट बैंक जमाएं स्वीकार करता है, ऋण प्रदान करता है, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, आदि आदि, उनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? बताया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम इंपीरियल बैंक था और पुनः दोहरा रहा हूं, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। किन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई? जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, यानी उसे भी पीछे चले जाएं तो 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई और इंपीरियल बैंक की स्थापना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास वर्तमान में चेन्नई और बैंक ऑफ मुंबई, इन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। प्यारे बच्चों, ये तो मैंने कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी ढेर सारे प्रश्नों को आप स्वयं तैयार करके अपनी कॉपी में स्वयं हल कीजिए, अच्छा रहेगा। इस अध्याय में मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त इतिहास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के उद्देश्य, स्टेट बैंक के कार्य, उसके वर्जित कार्य, स्टेट बैंक की सफलताएं और असफलताएं, इनको बताने की कोशिश की, उसको प्रस्तुत किया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने उसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और जितना भी मैंने होमवर्क आपको दिया है उस होमवर्क को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, नोटबुक में उतारेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अरविंद शर्मा, स्टार पेपर मिल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज सहारनपुर, अब आपसे अंत में अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।